हेलो दोस्तों, आर्ट कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अ, बाकी के जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे पिछले पार्ट में, उसके आगे ही हम कंटिन्यू करेंगे। हमने वहाँ पर SN1 SN2 में अंतर देख लिया था। अब हम देखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। तो हम लिखेंगे कि क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है। तो जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फास्जिन, जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल क्लोराइड बनाती है। इसलिए हम क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला नहीं रखते हैं, ठीक है। इसलिए इसे रंगीन बोतल में मुंह तक भर कर रखा जाता है। ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर विषैली गैस फास्जिन बनाती है, इसलिए इसे रंगीन बोतल में मुंह तक भरकर बंद करके रखा जाता है। जैसे आपका क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या है? CHCl3 है, प्लस ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करती O2, सूर्य का प्रकाश, तो आपका 2O यहाँ से ये, यानी कि ये जो आपका 2 है इधर आया 2O, आपका C, फिर यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है? एक आ रहा है ये Cl, एक आ रहा है ये Cl, और यहाँ का जो H था वो H यहाँ के Cl के साथ जुड़ गया, तो यहाँ पे बचा 2HCl। ये आपकी रिएक्शन, और ये आपका फास्जिन का फॉर्मूला है, ठीक है। COCl2, ये फास्जिन का आपका फॉर्मूला। इसे कभी आए फास्जिन का फॉर्मूला लिखे तो ये भी है, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल तथा क्या की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते थे? मैंने कर भी दिया था आपको। अब हम करते हैं, देखिए ये वाला कर लेते हैं, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये भी मैंने करवा ही दिया था, वैसे तो आपको कुछ नहीं करना है। CH3 CH2 जो Br होता है, तो यहाँ से KBr निकल जाएगा और CN यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये नाइट्रो इथेन बन जाएगा आपको। फिर जेम डाइहेलाइड और विस डाइहेलाइड मैंने पिछले लेक्चर में बता ही दिया था आपको। यहाँ पे आप वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, सैंडमैन अभिक्रिया, स्वार्ज अभिक्रिया, वुर्ज अभिक्रिया, फिंकेस्टाइन अभिक्रिया। तो अब हम इन रिएक्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है। तो हम देखते हैं वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया सबसे पहले। तो वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया होती क्या है? इसमें लैंग्वेज आप सेट कर लेना, मैं आपको रिएक्शन सिखा देती हूँ कि जब ये क्या है, जब बेंजील क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम और मिथाइल क्लोराइड के साथ में शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करवाती है। इसको क्या बोलेंगे? क्लोरोमीथेन, नहीं क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बेंजीन है ना, सॉरी, क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा क्लोरोमेथेन, क्लोरोमेथेन। तो आपका क्या बनता है? ये बनता है आपका टोलुइन। क्या बनता है आपका? टोलुइन बनता है, और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये पूरा, तो आपको क्या बना? +2NaCl। तो हम इसी लैंग्वेज क्या बनाएंगे कि जब क्लोरोबेंजीन और क्लोरोमेथेन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ में
शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो टोलुइन प्राप्त होता है। इसकी मैं लैंग्वेज से रिएक्शन भी बता देती हूँ ताकि आप नोट कर ले। ठीक है, तो ये वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कि हेलो एरिन का हेलोजन परमाणु शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम और हेलो एल्किन से अभिक्रिया करके एल्काइन समूह का प्रतिस्थापन हो जाता है। तो इसे ही क्या बोलते हैं? फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं, है ना। वुड्स फिटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक और है फिटिंग अभिक्रिया। तो इस अभिक्रिया में एथेन और डाइफेनिल अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बनते हैं और फिटिंग अभिक्रिया द्वारा डाइफेनिल बनता है। तो इसमें अब एक ही कॉमन क्या है, इसमें देखो यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पे क्लोरोमेथेन है। तो यहाँ पे विपरीत जो कंपाउंड यानी कि एक एल्किल वाला और एक एरिल वाला, ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करके एल्किल हैलाइड बनाते हैं, एल्किल एरिल बनता है। और इधर देखिए तो फिटिंग अभिक्रिया में आपके दोनों जो एरिल क्लोराइड है दोनों आपस में कॉम्बिनेशन करते हैं और आपका डाइफेनिल बना लेते हैं। तो ये फिटिंग अभिक्रिया है और वो वुड्स फिटिंग अभिक्रिया है। फिटिंग अभिक्रिया भी एक बार हम देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, इसमें दो बेंजीन लेते हैं हम, क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन फिर वही 2Na से प्लस ये हो गया। तो आपको यहाँ से क्या निकालना है, दोनों निकाल लेना है। शुष्क ईथर, तो आपका ये दोनों रिंग जब बीच का पूरा NaCl के रूप में निकल जाएगा तो आपको बनेगा क्या, डाइफेनिल। बस ये आपका डाइफेनिल प्लस 2NaCl निकल गया। इसे बोलेंगे फिटिंग अभिक्रिया। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्या है, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो सेंडमेयर अभिक्रिया भी देख लेते हैं हम। सेंडमेयर अभिक्रिया को हम शॉर्ट में देख ही लेते हैं, सो जल्दी जल्दी में थोड़ा सा सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, सेंडमेयर अभिक्रिया, सेंडमेयर अभिक्रिया क्या करेंगे, सेंडमेयर अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है कि जो एरोमेटिक प्राथमिक एमिन होता है, एरोमेटिक मतलब बेंजीन C6H5NH2, इसे बोलेंगे एरोमेटिक प्राथमिक एमिन। प्राथमिक एमिन उसे बोलते हैं जो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक प्राथमिक एमिन की रिएक्शन HNO2 HCl से करने पर क्या प्राप्त होता है, C6H5N2Cl और आपका क्या निकल जाता है इससे, जल। तो आप जल के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। फिर वापस इसकी रिएक्शन करवाई जाती है किससे, जो आपका बनता है C6H5N2Cl जो बनता है, इसकी रिएक्शन CuCl प्लस HCl से करने पर आपका बनता है C6H5Cl यहाँ से, और ये नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। ये आपकी सेंडमेयर अभिक्रिया है। आपको अच्छे से याद करना, इसको 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही किया जाता है। तो वैसे आप इसको यहाँ पे कॉपर ब्रोमाइड के साथ भी करवा सकते हैं। तो ये सेंडमेयर अभिक्रिया है। इसके लिए भी आप एक बार देख सकते हैं कि एरोमेटिक प्राथमिक एमिन को HNO2 के साथ 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराने पर बेंजीन डाइज़ोनियम लवण बनता है, जो क्यूप्रस और उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में विघटित होकर हेलोएरिन देते हैं। जो हमने ये रिएक्शन पूरी देख ली है। आपको इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे NH2 है तो आपको यहाँ पे N2Cl लगाना है और जल निकाल देना है। उसके बाद CuCl से C6H5Cl करके N2 को बाहर निकाल देना है और इधर खाली अब Br जोड़ देना है। बाकी सेम ही रिएक्शन है, कोई इतना डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है आपका स्वार्ज रिएक्शन। स्वार्ज रिएक्शन करते हैं ना। अब सेंडमेयर अभिक्रिया को इस प्रकार से भी कर सकते हैं जो आपको उचित लगे कि डाइज़ोनियम लवण से, इसको डायरेक्टली डाइज़ोनियम लवण क्रिया भी बोलते हैं। तो जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल HX में घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमिन को सोडियम नाइट्राइल के साथ, इसका नाम है सोडियम नाइट्राइल के साथ 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिकृत किया जाता है तो डाइज़ोनियम लवण बनता है। और ताज़ा बने डाइज़ोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डाइज़ोनियम समूह Cl तथा Br के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, जैसे यहाँ पे दिया गया है। तो आप इसको इस प्रकार से शॉर्ट में भी कर सकते हैं
और ये भी आप इसके साथ ऐड कर सकते हैं। एक आपकी सेट जेब की भी दी गई है 1 लीनियर के रूप में, तो आप भी इसको अच्छे से देख लें। आपको दिया गया है कि सेट जेब जो रिएक्शन है ये आई थी आपकी यहाँ पे सेट जेब रिएक्शन, तो इसको भी हम एक बार देख ही लेते हैं। तो ये जब केवल एक प्रकार का बीटा हाइड्रोजन होता है ना, बीटा हाइड्रोजन हो तो विलोपन निश्चित होता है। जैसे आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड में कार्बन से जुड़ी सभी हाइड्रोजन पर समरूप ब्रोमीन, अतः इसके द्वारा HBr के विलोपन से एक यौगिक प्रोपीन बनेगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है तो यहाँ से क्या होता है, आपका जो प्रोपेन बनता है, ये प्रोपेन लिखा है इसने, प्रोपिन होगा ये, क्या होगा ये, क्योंकि डबल बॉन्ड लगा ना, तो प्रोपिन है ये, प्रोपिन। और HBr यहाँ से बाहर निकल जाता है। जब सभी बीटा हाइड्रोजन समान नहीं होता तो सामान्यतः अभिक्रिया से बना एल्किन सबसे ज़्यादा प्रतिस्थापित होगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड था तो यहाँ से हाइड्रोजन वापस आया, यहाँ से हाइड्रोजन वापस आया, जस्ट यानी कि प्रति मार्कोनिक जो होता है उसकी जस्ट ये उल्टी रिएक्शन होती है और कुछ नहीं है। तो ब्रोमोब्यूटेन कोई अल्कोहलिक यौगिक के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाता है। इसमें कुछ अधिक मात्रा में, कुछ कम मात्रा में प्रोडक्ट बनते हैं। इसे आपकी सेट जेब रिएक्शन बोलते हैं। ऊर्जा अभिक्रिया तो मैंने आपको क्लास में भी कितनी बार करवा दी, ऊर्जा अभिक्रिया अपना हो गया है। अब हम देखते हैं फिंकेलस्टाइन रिएक्शन। ठीक है, अब हम फिंकेलस्टाइन रिएक्शन देख लेते हैं। फिंकेलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है, तो इसके लिए भी आपको खाली शॉर्ट रूप से ही करना है, पूरी तरह से पहले एक रिएक्शंस बनती है, जैसे कि क्या बोला गया है, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन निम्नलिखित अभिक्रियाओं, क्या क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं, है ना, क्या पूछा क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए, खाली अभिक्रिया को समझाना है। तो फिंकेलस्टाइन रिएक्शन सबसे पहले हेडिंग डालेंगे, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन रिएक्शन, फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया। अब फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया के लिए सबसे पहले इसमें प्रोपिल क्लोराइड लेते हैं, CH3CH2, और आपको ये सारे फॉर्मूले तो पता होना चाहिए, क्योंकि बिना फॉर्मूले के आपको कुछ नहीं हो सकता। तो प्रोपाइल क्लोराइड 1 2 3, तो इसका नाम है प्रोपाइल क्लोराइड। प्रोपाइल क्लोराइड सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है, किसके साथ में, तो एसीटोन की प्रेजेंस में। एसीटोन की प्रेजेंस में इसको गर्म करते हैं, तो आपका यहाँ से ये आई यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, आइडोप्रोपेन बनेगा, और सोडियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा, तो CH3CH2 और I। तो अगर इसको आईपीएच नाम तो 1 2 3, तो हम क्या बोलेंगे, 1 आयोडो प्रोपेन। ये आपकी फिंकेलस्टाइन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, खाली आपको यहाँ से ये Na सेल को निकाल देना, आई को यहाँ जोड़ देना है। तो ये प्रोपिल क्लोराइड के साथ में एसीटोन रिएक्शन करता है गर्म, तो आइडो प्रोपेन बनता है आपका। अब नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। ये वाली क्या होता है, जब केवल समीकरण दीजिए कोई 3 है ना, तो एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहली क्षार से अभिकृत किया जाता है। तो इसके लिए भी रिएक्शंस हम देख ही लेते हैं। एन प्रोपाइल के लिए, ठीक है, इसकी पहली रिएक्शन है एन। क्या रिएक्शन दे रखी है कि जब एन ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहली क्षार के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपन एन ब्यूटिल क्लोराइड बनाते हैं। सबसे पहले एन का मतलब तो नॉर्मल, तो CH3CH2 और Cl 1 2 3 4, यानी कि 4 के लिए ब्यूटेन लगाते हैं, और Cl यानी क्लोराइड। तो हम नॉर्मल श्रृंखला इसलिए क्या लिखेंगे, एन ब्यूटिल क्लोराइड। एन ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ में करते हैं, क्या बोला उसने, एन ब्यूटिल क्लोराइड अल्कोहली क्षार के साथ। अल्कोहली क्षार मतलब कि KOH के साथ गर्म करने पर, तो यहाँ पे विहाइड्रोहेलोजेनीकरण, ठीक है, विहाइड्रोहेलोजेनीकरण होता है। तो यहाँ पे खाली ये जब ये जाएगा तो यहाँ से क्या बनेगा आपका
आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH और डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4। तो क्या बोलेंगे इसको, ब्यूट 1 और इन, ब्यूटीन। डायरेक्टली रूप में इसको ब्यूटेन बोलते हैं, नहीं बोलेंगे ब्यूट 1 इन। अब नेक्स्ट दे रखा है शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से की जाती है। तो ये भी वैसे तो आपको आता है कि जो क्या बोला गया, शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से की जाती है। तो शुष्क के लिए CH सबसे पहले मिथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ में, और मतलब 2 मिथाइल कंपाउंड लेंगे उसके साथ करेंगे तो शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। शुष्क ईथर ये आप क्या है, ऊर्जा अभिक्रिया, इसीलिए हमने यहाँ पे भी ऊर्जा अभिक्रिया देखी नहीं, ऊर्जा अभिक्रिया ही है। अब ऊर्जा अभिक्रिया में क्या, तो डायरेक्ट क्या बन रहा है आपका, NaCl निकलने पर CH3 प्लस 2 NaBr आपका निकल जाता है। ये आपकी रिएक्शन हो गई शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से। अब ब्रोमोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम से कराने पर भी यही बनेगा। कैसे, देखो हमने मिथाइल ब्रोमाइड से करा दिया, अब हम ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन कराते हैं। ये आपका C6H5Br प्लस 2Na प्लस Br और C6Ca। तो आपका शुष्क ईथर फिर आपका क्या बन जाएगा, डाइफेनिल बन जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही देखा था, ये डाइफेनिल बना लेगा। ये 2 प्रकार के रिएक्शन हो गए। फिर नेक्स्ट रिएक्शन है एथिल क्लोराइड की क्रिया जलीय केओ से की जाती है। अब एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया जलीय केओ से करने पर तो इसकी भी कर लेते हैं हम। यहाँ पे जल अपघटन होगा तो एथिल क्लोराइड का फॉर्मूला CH3 CH2Cl प्लस KOH। जब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन KO से करते हैं, जलीय KOH है ना, तो आप यहाँ पे वो लिख सकते हैं एक्वस, गर्म करने पर यहाँ पर आपका जल अपघटन होगा क्योंकि यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं जल अपघटन होने पर क्या बनता है आपका CH3 यहाँ से क्या बनेगा OH प्लस KCl। तो इस क्या बना आपका एथिल एल्कोहल बनता है, एथिल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकल जाएगा, KCl, ये इसके साथ में ऐड हो जाएगा तो ये आपका एथिल एल्कोहल बनता है। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की क्रिया सोडियम से की जाती है। अब शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड, जो हमने अभी देखा कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया बनने पर आपका क्या बनेगा, एथियन बनता है। नेक्स्ट है मेथिल क्लोराइड की क्रिया KCl से की जाती है। तो अब मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन जब KCl यानी कि अल्कोहलिक KH है तो Al लिख देंगे अपन, अल्कोहलिक KH से करने पर और इसके साथ भी गर्म करने पर ये होती है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका नाम क्या है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे आपका KCl बाहर निकला तो क्या बना CH3CN प्लस KCl। तो इसका नाम क्या है, मेथेन और मेथिल नाइट्राइल। ठीक है, ये आपका रिएक्शन हो गई। अब एक और है क्लोरोबेंजीन से होने वाली निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए, हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और एल्किलीकरण। तो इसको भी देख ही लेते हैं हम कि क्लोरोबेंजीन से होने वाली निम्न अभिक्रिया हेलोजनीकरण, ये मैंने आपको क्लास में अच्छे से क्लियर कर रखी थी, लेकिन अगर आपको कुछ और डाउट हो तो हम इनको एक बार और फ्रीली रूप से देख सकते हैं। हाँ, इसमें डीपली नहीं जाएंगे क्योंकि इतना समय ही नहीं है। आप हेलोजनीकरण, ठीक है, तो हेलोजनीकरण क्या होता है, क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला है Cl। अब इसमें क्लोरीन की रिएक्शन किसका, अंधेरे, ये डार्क रिएक्शन होती है तो Cl FeCl के साथ में होती है। तो आपका क्या बन रहा है, ऑर्थोपेरा बनता है, ऑर्थोपेरा क्लोरोबेंजीन। तो
क्लोरो बेंजीन प्लस, ठीक है, ये ऑर्थो और ये बनेगा आपका पेरा, पेरा क्लोरो बेंजीन। ये आपका ये मुख्य उत्पाद होता है और ये अल्प उत्पाद होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव प्रतिकर्षण अधिक होगा और यहाँ पे प्रतिकर्षण कम होगा, इसलिए ये एक दूसरे को खींचेंगे। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या है, हेलोजनीकरण के बाद आ गया आपकी नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण भी देख लेते हैं। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा कि क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन किससे करवाएंगे, नाइट्रिक अम्ल से करवाएंगे, HO। इसको खोल के देखने से क्या आपको और डायरेक्टली अटैच करने में आसानी रहेगी। किसके साथ में करते हैं, तो कंसनट्रेट H2SO4 के साथ में। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका निकल जाता है और आपका एक क्लोरोबेंजीन तो सेम रहेगा दोनों पोजीशन में, ये इतना ध्यान रखें। क्लोरोबेंजीन तो आपका दोनों पोजीशन में सेम रहेगा। अब आपको खाली ये वाला ग्रुप, तो ये NO2 ग्रुप यहाँ लगा और एक NO2 ग्रुप यहाँ लगा, तो ये ऑर्थो और ये पेरा, इसमें भी ये मुख्य उत्पाद, ये अल्प उत्पाद बनेगा। ये नाइट्रीकरण हो गया। एक और दे रखा आपको एल्किलीकरण। अब एल्किलीकरण आपकी वही फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, तो हम फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को भी देख ही लेते हैं। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या करते हैं, ये क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन करवाई हमने किसके साथ में, एल्किल साथ में, क्योंकि एल्किल साथ एल्कलीकरण किसकी प्रेजेंस में, तो निर्जल AlCl3 के साथ में। तो आपका क्या बनेगा, इसमें खाली R जुड़ जाए, क्योंकि R ग्रुप ही जोड़ रही हैं हम, बाकी सेम सेम ही रहेगा। तो ये आपका हो गया R ग्रुप जुड़ने पर, ठीक है। ऑर्थो पेरा ये भी, ये तो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है, ऑर्थो एल्किल क्लोराइड क्लोरोबेंजीन क्या बनेगा, ऑर्थो एल्किल क्लोरोबेंजीन, और ये बनेगा पेरा एल्किल क्लोरोबेंजीन। इसके नाम अच्छे से देख लीजिएगा आप। ये आपकी तीनों रिएक्शंस थी और ये मोस्ट टाइम पे जो लगभग हर एग्ज़ाम में दिखने को मिलती है आपको। अब एक और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ये आएगा आपको लिंक अभिक्रिया को संरचना ही लिखी है। यहाँ पर हम देखते हैं 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन, 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। तो हम फॉर्मूला क्या लगेंगे, CH3 CH CH CH2 CH3, क्योंकि 1 2 3 4 5 पेंटेन, उसने बोला है 2-क्लोरो, तो 1 2 3 4 5 क्या बोला उसने, 2-chloro-3-मेथिल। अब तीसरी पोजीशन पे लगा मेथिल ग्रुप, तो 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन, यही है आपका 2-chloro-3-मेथिल-पेंटेन। फिर सेकेंड है आपका 1-chloro-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो क्या है, 1-chloro-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन। तो इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, इसको भी हम करते हैं। तो आपका आ जाएगा 1-chloro, क्या बोला गया इसमें, 1-chloro-4-एथिल। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 C2H5, 1-chloro-4-एथिल साइक्लोहेक्सेन, ये आपका नाम हो गया इसका। अब तीसरे की बात करते, क्या दे रखा है, 1,4-डाई ब्रोमोब्यूट 2-इन, 1,4-डाई ब्रोमोब्यूट 2-इन। तो इसको भी देख लेते हैं हम, ब्रोमोब्यूट 2-इन। इसकी रिएक्शन बनेगी तीसरी, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2, ये आपका बना बी है, ये बना Br। उसने बोला है क्योंकि 1 2 3 4, तो 1,4-डाई ब्रोमो ब्यूट और दूसरी पोजीशन में डबल बॉन्ड, इसलिए 2-इन, ये ब्यूट 2-इन, ठीक है। नेक्स्ट याद रखा है आपका 2-ब्रोमोब्यूटेन। अब 2-ब्रोमोब्यूटेन के लिए हम क्या करेंगे, ब्रोमोब्यूटेन यानी कि पोजीशन पर ये लगा देंगे। तो 2-ब्रोमो, क्या पूछा है, 2-ब्रोमोब्यूटेन।
तो CH3 CH2 CH3। अब यहाँ से कम कर लेते हैं क्योंकि अब यहाँ पे लगा लेते हैं Br। तो 1 2 3 4, तो क्या बोला 2, क्या बोला है 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पी ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो अब इसके लिए देख लेते हैं हम पैरा ब्रोमो, क्या क्वेश्चन क्या है, पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो इसको देख लेते हैं हम। तो आपका क्या बनेगा, ये आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है और पैरा पोजीशन पे लगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो क्या बोला है पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन। तो पैरा ब्रोमो क्लोरोबेंजीन, सीधी सी बात ये आ गया। उसके बाद पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड, क्या दिया गया है पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। तो पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड के लिए भी फॉर्मूला दिया गया है, तो हम इसको भी अच्छे से देख लेंगे। क्या है पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड, CH3। तो ये पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड, ठीक है, कि पैरा पोजीशन पे मेथिल लगा है और बेंजल्डिहाइड पूरा ही से आपका बेंजल्डिहाइड के लिए हम क्या दे CHO, ये हो गया पैरा मेथिल बेंजल्डिहाइड। ये आपकी अभिक्रियाएं हो गई। अब इसके आगे का वैसे क्लास 3 क्वेश्चन बच गया है, ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इसके साथ में एक दो क्वेश्चन कुछ में छोड़े हैं मैंने, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गया, विलोपन अभिक्रिया हो गया, हेलोजन की गैसीय से अभिक्रिया हो गई। और इसके साथ ही अब हम इसके पहले वाला फर्स्ट यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करेंगे, जो हमारा महत्वपूर्ण है। इसमें हमें होमोलेप्टिक संकुल की परिभाषा, NiCO4 संकुल संरचना का नाम और संकरण का प्रकार, फिर वर्नर के उपसंयोजी सिद्धांत की प्रमुख धारणाएं लिखना है। ठीक है, तो ये इस प्रकार फिर ये आपका IUPAC नाम आ जाएगा, जैसे अभी करके दिखा रहे थे। तो ये सारी चीज़ों का क्रमवार अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, समझें और सीखें, ताकि आपको इनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना आए। लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।